हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 3 में बताएंगे कि किस तरह से जीव जनन करते हैं या जीव जनन कैसे करते हैं। क्योंकि जिस तरह से जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन ये क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से जीव जनन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। इसलिए आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे करता है और क्या आवश्यकता है इस जगत में जीवों के रिप्रोडक्शन के लिए, यानी जनन के लिए। जनन क्यों आवश्यक है ये आज आपको इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे। तो देखो, जीव जनन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं इसके बारे में पहले आपको बता दें। जीवों में जनन के लिए उनमें कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें कुछ अंग पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने आप को ही अलग कर देते हैं अपने आप से। इसलिए जीवों में जनन होना बहुत आवश्यक है। जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक प्रत्येक जीव जंतुओं का जन्म हो रहा है और एक नई जात उत्पन्न होकर हर बार निकल के आ रही है। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब यहाँ पर केवल जो है कुछ निर्जीव वस्तुएं थी, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़ पौधे, ये सारे थे। ये पर्वत, नदियां, तालाब वगैरह ये सारे इस पृथ्वी पर मौजूद थे। अब बिना जीव के इनका भी होना कोई मतलब नहीं निकलता, तो इसलिए पृथ्वी पर फिर छोटे छोटे अति सूक्ष्म जीवों का विकास होना शुरू हुआ। छोटे छोटे यानी सूक्ष्म, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। और ऐसा माना जाता है कि इन जीवों का जो शुरुआत हुई है वो सबसे पहले जल से हुई है। एक कुछ ऐसे प्राणी हैं जो 4000 वर्षों तक जीते हैं। कुछ इनमें 4000 जो वर्ष जीते हैं वो जैसे सिकोया एक वृक्ष है। इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं रेड वुड सिकोया। इस तरह इसको इंग्लिश रेड वुड क्यों? क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है सिकोया की जो लकड़ी होती है लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है, इसलिए रेड वुड इसको सिकोया कहते हैं। ये 4000 वर्षों तक जीते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जो 150 वर्षों तक जीते हैं, 150-300 वर्षों तक जीते हैं, जैसे कछुआ ये 150-300 इस तरह जीता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनका जीवन काल केवल जो है 1 दिन का होता है, केवल 1 डे। कुछ का जीवन काल केवल 1 दिन का ही होता है। तो इस तरह से हर जीवों का जो है एक जीवन काल होता है। और या इस पृथ्वी पर ये एक सत्य है कि जितने भी प्राणियों का जन्म हुआ है वो सभी प्राणी एक ना एक दिन मरेंगे। लेकिन अगर इसी तरह सभी प्राणी मरते रहे तो इस पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं बचेगा। इसलिए ये चीज होना बहुत आवश्यक है। इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए, अपनी जाति की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब जनन होता कैसे है ये आपको हम थोड़ा से बता दें इसके बारे में भी। प्रत्येक जीवों में एक क्षमता होती है अपने समान जीवों को जन्म देने की या अपने समान जीवों को बनाने। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपने समान जीवों को जन्म तो देते हैं, लेकिन जब वो जो है बड़े होते हैं तो उनका थोड़ा आकार, आकृति, परिमाण आदि में जो है परिवर्तन आ जाता है। कुछ ऐसे जीव हैं
की केवल ब्लूप्रिंट करते हैं, यानी फोटो कॉपी कर देते हैं और कुछ नहीं। तो इस तरह से जो है जीव कई तरह से जनन करते हैं। जीवों में जनन की क्या हो सकता है, ये आपको हमने पहले बताया कि अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों में जनन का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर जो है जनन क्रिया नहीं होगी तो वो जाति की जीव है उस जीव की जाति जो है वहीं से खत्म हो जाएगी। इसलिए जो है जनन आवश्यक है ताकि उनकी जाति की उपलब्धता बनी रहे इस जगत में। तो अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि जीवों में जो ब्लूप्रिंट होता है, जो जीवों में जाता है, वो कैसे जो है पता चलता है कि ये जो है उसी जाति का जीव है। तो एक आपने सुना होगा डीएनए, यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए में एक क्रिया होती है जिसको कहते हैं प्रतिकृति। क्या कहते हैं? प्रतिकृति, या इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो ये डीएनए में मौजूद होती है और इसीलिए डीएनए का कार्य क्या होता है? डीएनए जो है एक जीव की सूचनाओं को दूसरे जीव के शरीर तक पहुंचाता है। तभी जब किसी क्रिमिनल को या किसी जो है किसी के माता या पिता को पहचानने के लिए, जानने के लिए उसके रूप से, उसके रंग से, उसके स्वभाव से नहीं जान सकते, केवल उसके डीएनए से, डीएनए फिंगरप्रिंट यानी डीएनए के जरिए हम किसी भी अपराधी को, किसी भी जो है माता पिता को जान सकते हैं कि उसके माता कौन है, उनके पिता कौन है, ये डीएनए के द्वारा। क्योंकि एक जीव से उत्पन्न दूसरे जीव का डीएनए मिलता जुलता होता है। एक तो इस तरह जो है डीएनए क्या करता है, एक जीव की सूचनाओं को उससे उत्पन्न होने वाली दूसरे जीव की सूचनाओं तक पहुंचाते हैं। अब कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज ये संदेश पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है, ये हमने आपको पहले बता चुके हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका यानी सेल। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और सेल क्या होता है? एक सेल दूसरे सेल का निर्माण करती है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका को बनाती है। अगर ऐसा ना हो तो हमारे शरीर में केवल एक कोशिका ही रह जाएगी और हमारा शरीर उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए जो तो हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। तो एक कोशिका दूसरी कोशिका का निर्माण करती है। जब हमारे शरीर पर कोई घाव लग जाता है, कोई कट लग जाता है, तो क्यों भर जाते हैं? क्यों ये भर जाते हैं? कोई ऐसा तो है नहीं कि मांस बढ़ रहा है या हमारी खाल बढ़ती है। अगर खाल बढ़ती यानी त्वचा, अगर हमारी त्वचा बढ़ती या जो है हमारा मांस बढ़ता, तब अब तक तो लटक जाते, हमारी त्वचा लटक जाती, हमारे मांस लटक जाते, हमारे शरीर से बाहर हो जाते। तो इसलिए हमारे शरीर की न त्वचा बढ़ रही है, ना हमारे शरीर का जो मांस बढ़ रहा है। हमारे शरीर में केवल कोशिका ही बढ़ोतरी करती है। एक कोशिका जब कोई कट लग जाता है तो कोशिका क्या करती है? उसकी भरपाई करती है। जो कोशिका कट जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो मर जाएगी। तो जो जीवित कोशिका होती है वो एक कोशिका क्या करेगी? उसका निर्माण करेगी और जो जगह रिक्त हो जाता है उस रिक्त जगह को भर देती है। तभी और ये क्रिया जो होती है वो बड़ी स्लो होती है, धीरे धीरे होती है। इसलिए हमारे घाव वगैरह धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब इस क्रिया को और तेज करने के लिए हम लोग जो है मेडिसिन यूज करते हैं ताकि जल्दी से घाव भर जाए। ठीक, तो इस तरह से जो है कोशिका
डीएनए जो होता है वो डीएनए कोशिका के जरिए ही शरीर पर एक दूसरे में ट्रांसफर होता है और पहुंचता है और अपनी प्रतिकृति देता है, यानी रिफ्लेक्शन देता है। अब डीएनए क्या करता है कि डीएनए कोई जरूरी नहीं है, डीएनए के द्वारा कोई जरूरी नहीं है कि उसी के डीएनए से एक दूसरा प्राणी जो उत्पन्न हो तो सेम टू सेम, यानी पूरी तरह से उसी के जैसा हो, जिसके डीएनए से वो बना है तो उसी के जैसा हो, कोई जरूरी नहीं है। इसमें चेंज हो जाते हैं। जैसे जब कोई शिशु का जन्म होता है, ये भी क्योंकि जो शिशु होगा तो उसके माता पिता से उसको डीएनए मिला है, तो जो है जब डीएनए जो होता है जो एक माता पिता से उसके शरीर में जाएगा दूसरे शिशु के, तो कोई जरूरी नहीं कि उसी के जैसा हो। ये तो जनन की एक परिभाषा होती है कि कोई भी सजीव जीव जो अपने समान किंतु छोटे से जीव को जन्म देता है जनन कहलाता है। ठीक, तो कोई भी जो सजीव जीव होता है अपने छोटे जीव को जन्म देंगे, तो क्या होता है कि जो है हमारा डीएनए इसके अंदर गया, किसी भी प्राणी का डीएनए जो उसके शिशु के अंदर गया, तो जो है उसका शिशु कोई जरूरी नहीं कि रंग भी उसी के डीएनए के जैसा हो, रूप भी जो है अपने माता पिता के तरीके हो, गुण भी अपने माता पिता के तरीके हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो है उसके जैसा ही मिल जाए। इसलिए डीएनए का केवल काम होता है कि इसकी सूचना इसके पुत्र तक पहुंचाना होता है, ना कि उसको आकार आकृति परिमाप देना होता है। कुछ डीएनए देते हैं लेकिन जो है कोई कंफर्म नहीं है कि इसको जो है जो माता पिता का आकार वही आकार मिले, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। बुद्धि की बात करें तो शिशु में ज्यादा हो सकती, माता पिता में कम भी रह जाती है। तो इसलिए डीएनए में कोई जरूरी नहीं है। और इसी तरह से विभिन्नताएं आती हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विभिन्नता, डीएनए के द्वारा ही विभिन्नताएं आती हैं। विभिन्नता मतलब जो है अंतर, एक दूसरे में अंतर होना। तो जो है प्रतिकृति में कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो जाती हैं कि डीएनए नई प्रतिकृति करती है। उग्र मतलब तेज हो जाती हैं कि जो है वो नई प्रतिकृति यानी नया जीव की तरह बना देते हैं, नया एक जीव बना देते हैं। और कुछ में जो है इतनी उग्र कम हो जाती हैं कि जो कोशिका मर जाए, और कोशिका जब मर जाती है तो एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, एक नया जीव की तरह बन जाता है। अतः संतति कोशिकाओं जो होती हैं वो अपने समान, हमने बताया कि अपने समान जो है एक कोशिका को जन्म देती है। तो और विभिन्नता कैसे, डीएनए के द्वारा ही होती है। तो अब हम आपको बताते हैं विभिन्नता क्या होती है, विभिन्नता के बारे में बता दें। विभिन्नता और इसकी क्या आवश्यकता है, विभिन्नता यानी विभिन्नता का महत्व क्या होता है। देखो जितने जीव होते हैं वो सभी जीव एक वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। कुछ जीव गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ जीव सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इस तरह विभिन्नता का होना बहुत जरूरी है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग करके जीवों में समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत, अब जो स्थान होता है उसके अनुसार उसमें विभिन्नताएं भी आती हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का स्वतंत्र रूप से बिना किसी बाधा के होती रहती है। जो डीएनए होता है तो वो उसकी जो प्रतिकृति होती है, रिफ्लेक्शन होता है, वो बिना किसी बाधा के होता रहता है, उसमें कोई किसी के बाधा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उसी के जरिए उसके शरीर की कार्य क्षमता और उसके शरीर की आकार और आकृति भी बनती है। तो इस तरह जो है, पर निकेत में अनेक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिन पर जीवों का नियंत्रण नहीं होता है। जैसे कि पृथ्वी का ताप, अब
देखो, पृथ्वी का जो ताप है वो हम नियंत्रण नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते। तो पृथ्वी का जो ताप होगा वो तो वही बना रहेगा। अब करना क्या है, हमको मैनेज करना है इसके ताप पर, पृथ्वी के ताप पर हमको मैनेज करना है, ना कि पृथ्वी अपने ताप को मैनेज करेगी। तो इसलिए जो जीव इस ताप को सहन क्षमता होगी वो जीवित रह जाएंगे, और जिन जीवों की सहन क्षमता खत्म हो जाएगी वो मर जाते हैं। तो इस तरह से जो है पृथ्वी, बहुत ऐसी जगह है जो बहुत सर्दी वाली जगह है, तो वहां पर पृथ्वी की सर्दी वाली जो जगह है वहां पर सर्दी ठंड बनी रहेगी, लेकिन मैनेज जीव को करना है, उसको वहां रहने की आदत डालनी है। तो इसलिए जो है हमारे अंदर विभिन्नताओं का होना बहुत जरूरी है। विभिन्नता का महत्व तो यही है कि विभिन्नता की वजह से ही हम प्रत्येक वातावरण में, प्रत्येक मौसम में जीवित बने रहते हैं और प्रत्येक वातावरण को सहन कर सकते हैं। ये विभिन्नता का महत्व होता है। अगर विभिन्नता ना हो तो जिस समय पृथ्वी पर ताप होगा और हमारी क्या क्षमता है ठंडी सहन करने की, तो जैसे ही ताप बढ़ेगा तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। इसलिए विभिन्नता का महत्व आपको समझ में आ गया होगा कि विभिन्नता का किस तरह से महत्व होता है और किस तरह से विभिन्नता जरूरी होता है। ठीक, तो विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। विभिन्नता का मतलब है कि विभिन्नताएं जीव की या जीवन की, विभिन्नताएं जीव की या स्पीशीज की, जीव की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। इस तरह से यानी जो विभिन्नताएं होती हैं वो जीव की उत्तरजीविता, यानी अगर विभिन्नता नहीं है किसी जीव में, कोई जीव अब बदल नहीं सकता वातावरण के अनुसार, तो जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे जो मौसम होता है, जब सर्दी से गर्मी शुरू होती है या गर्मी से बरसात शुरू होती है, तो इस तरह जब मौसम बदलता है तो हम लोगों का शरीर बीमार क्यों होता है, क्यों हमारा शरीर जो है बीमार हो जाता है, हमें खांसी, जुकाम, बुखार, इन्फ्लू ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जैसे मौसम पूरी तरह से एक जैसा हो जाएगा हम लोग स्वस्थ हो जाते, सही हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि जितनी तेजी से ये मौसम परिवर्तित हो जाता है, आपने देखा होगा कि अचानक से सर्दी आ जाती है और बहुत तेज सर्दी आ जाती है, फिर क्या होता है दूसरे तीसरे दिन बड़ी तेज से धूप आ जाए और गर्मी आ जाए। तो इस तरह से मौसम जिस तेजी से अपना परिवर्तन कर लेता है उस तरह से हमारा शरीर परिवर्तित नहीं हो पाता। उसको क्या है, उसको लगता है टाइम, समय लगता है। हमारा शरीर धीरे धीरे परिवर्तित होता रहता है। और इसीलिए जब हमारा शरीर एक मध्यम अवस्था में आता है कि जो है सर्दी भी से है और जो इधर, तब जो है कहते नहीं कि ज्यादा गर्म पानी से नहा लो, इसके बाद या कहा जाए धूप से आओ अचानक और ठंडे पानी से नहा लो, तो क्या होता है कि हमारा शरीर बीमार हो जाता है। हमारे शरीर की जो क्षमता होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है हम किसको एडजस्ट करें, और जब एडजस्ट नहीं कर पाए तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। और जैसे ही हमारा शरीर जो है पूरी तरह से बदल जाएगा उस वातावरण के अनुसार, तो जो है हम बीमार नहीं होते और उसी जैसे बने रहते हैं। क्योंकि आपने देखा कुछ लोग आइसलैंड में रहते हैं जहाँ बर्फ होती, 12 महीना सर्दी होती, वहां के लोग भी जीवित हैं। जहाँ गर्मी होती, साउथ अफ्रीका जैसे, वहां भी गर्मी होती है। तो इस तरह से वेस्ट इंडीज के लोग इतने काले क्यों होते, यही कारण है। तो वहां पे जो
गर्मी है वो अत्यधिक मात्रा में होती है, जो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, हमारे यहाँ तिरछी पड़ती है। तो इस तरह से ये कारण होता है। और विभिन्नताओं का यही कारण है कि क्या विभिन्नता जीव की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती है। अब बात करते हैं जीवों की जनन के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया एक प्रकार से इंट्रोडक्शन हो गया, किस तरह से जनन क्यों आवश्यक है। बात करते हैं जीवों में जनन। हमने इसके पहले बताया कि जनन जीवधारियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लक्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर जीव जनन नहीं करेगा तो फिर सृष्टि में कोई जीव नहीं बचेगा और सारे जीवों की समाप्ति हो जाएगी। एक जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जीवन की जो निरंतरता बनी हुई है ये जनन के कारण है। उनका प्रमुख कारण ही जनन है, जो निरंतरता बनी हुई है। और ये क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि जीव जनन क्यों करते हैं और या जीवों का जनन क्यों आवश्यक है, तो इस पृथ्वी की जीवन में निरंतरता बनी रहे या उस जीव की जाति बनी रहे या उस जीव की जाति में निरंतरता बनी रहे तो जनन की आवश्यकता होती है। जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता, लेकिन छोटा। बताया कि अपने समान किंतु छोटे से जीव को जन्म देता है, ये जनन है। लेकिन इसकी बात करें तो ये लैंगिक जनन में आता है, ये लैंगिक जनन में आता है। तो अभी हम शुरू से बताएं तो इस तरह से जीवों में जनन की आवश्यकता पड़ती है। अब जीवों में जनन क्या है, एक शब्द सुना होगा जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या होता है आपको बता दे। जीवन चक्र, जीवन तो जानते हैं, चक्र भी जानते हैं। विष्णु भगवान जो घूमता रहता है चक्र में, ये पता नहीं चलता कौन सा कोना है कौन सा कोना नहीं है, और चलता रहता वही आता रहता है, पता ही नहीं चलता। इस तरह से जन्म से लेकर जीव के कहां से जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के समय को, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जीव जो होता है तो उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। जब जन्म जैसे ही लेता है और उसकी मृत्यु तक के बीच में जो सारी क्रियाएं होती, वृद्धि विकास श्वसन, जो भी जितनी क्रियाएं होती हैं वो सभी जो उसके जीवन चक्र के अंतर्गत आता है। ठीक समझ में आया कि जीवन चक्र क्या होता है, यानी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय, जो बीच का समय होता है तो उसको जीवन काल कहते हैं या जीवन अवधि कहते हैं। ठीक, आज समझ में आ गया। अब देखो जीवों में जनन, तो जीवों में जनन की बात करें तो जीवों में जनन दो प्रकार का होता है। आपको बता दें कि जीवों में जनन कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला यहाँ पर हम डाल दे जीव जनन के प्रकार ताकि समझ में आए। जनन के प्रकार, जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है, जीवों में जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। एक तो इस तरह जीवों में जनन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। इस तरह दो प्रकार का जनन होता है, लैंगिक अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन क्या होता है ये पहले हम आपको बता दें। लैंगिक जनन, इस विधि में या इस क्रिया में जीव अपने समान हूबहू किसी एक जीव को जन्म देता है। अलैंगिक जनन में अपने समान किसी एक जीव को जन्म देता है।
यानी कोई जीव जब जन्म देगा तो सेम टू सेम होगा। उदाहरण क्या है इसके? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ये उदाहरण है। अब आपको बता दे किस तरह से जो है वो जनन करते हैं, अलैंगिक जनन। इस जनन में एक पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी एक जो है पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अमीबा है, इसकी कोई आकृति और आकार नहीं होता, इसमें केवल एक जो है कोशिका होती है। ये क्या करेगा, दूसरे खंड में इसका पहले जो है केंद्रक जो होगा वो अलग होगा, धीरे धीरे इस तरह से अलग होता जाएगा और लास्ट में 2 बन जाएगा। इस तरह से ये 2 भागों में बट जाता है, यानी जितना आकार इसका होगा, जितना आकार इसका होगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आकृति और आकार निश्चित नहीं होती। लेकिन ये है कि जिस तरह से अन्य जीव हैं, जैसे ह्यूमंस हैं और अन्य वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये जीव हैं, तो इनमें क्या होता है कि पहले जब जीव का जन्म होता है तो उसमें धीरे धीरे वृद्धि होती, विकास होता है और फिर वो एक परिपक्व होता है, फिर जाके एक जीव को जन्म देता है। इसमें क्या है कि जीव ने जन्म दिया और जन्म देने के बाद वो जीव भी जनन योग्य हो जाता है कुछ दिनों के बाद, इसलिए इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। क्वेश्चन आ जाता है कि अमीबा अमर क्यों है? तो ये अमीबा अमर इसीलिए है क्योंकि इसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। आप देखेंगे मृत्यु कैसे हो, इनकी मृत्यु हुई कैसे? हुई नहीं, क्योंकि पहले एक था, इसके बाद इसमें केंद्रक बटे, इसके बाद ये जाके सीधा क्या हो गए, 2 बन गए। अब इसमें जो अलग हुआ वो भी जीवित है, वो भी जीवित है, इसमें मरा कोई नहीं, कोई मरा कोई नहीं मरा, इसलिए इनकी कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। इसके बाद ये हुए, इनसे भी एक एक बन जाएंगे, कोई मरेगा नहीं, इनका कोई भी भाग नष्ट नहीं होता, इसलिए इनकी कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। यानी अगर व्यक्ति चाहे या किसी कारण बस इनकी मृत्यु हो सकती है, बाकी ये अपने आप नहीं मर सकते हैं, इसीलिए अमर है। इसको कहा गया है अमीबा इसीलिए अमर है। एक तो ये होता है अलैंगिक जो है जनन, इसमें एक पेरेंट्स की आवश्यकता होती है और इसकी जो संतानें होती है ब्लूप्रिंट के तरीके होती हैं। हम लोग जैसे रिजल्ट की फोटोकॉपी कराते हैं, उसी तरह जो है जो रिजल्ट में लिखा होगा वही शब्द दूसरे पेज में आ जाता है। वही क्रिया इसमें भी होती है कि सेम टू सेम उसी तरीके का जंतु का जन्म होगा जैसा वो होगा। एक तो इस तरह से ये अलैंगिक जनन कहलाता है। अब बात करते हैं, अब अलैंगिक जनन के बारे में थोड़ा बता दे कि अलैंगिक जनन भी कई प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन भी कई प्रकार का होता है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार, तो अलैंगिक जनन भी कई प्रकार का होता है वृद्धि एवं विकास के अनुसार। पहला है इसका विखंडन, दूसरा मुकुलन, अभी आप इनको एक एक इनके बारे में बताएंगे। तीसरा खंडन, चौथा इनका चौथा है बीजाणु द्वारा जनन, बीजाणु जनन। पांचवा है पुनरुद्ध भ्रमण। ये
पुनरुद्ध भवन, ये भी जो है इन्हीं का उदाहरण है। और है कायिक जनन, ये कायिक जनन या कहा जाए कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, कायिक जनन या प्रवर्धन। तो इस तरह से जो है अलैंगिक जीवों के ये जनन होते हैं। आज के वीडियो में हम बस इतना ही आपको बताएंगे। अब जो है लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा और बता दें, ये लैंगिक जनन के बारे में भी आपको हम जो है बता दे रहे हैं। सॉरी, लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो होता है ये एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? ये एक जटिल यानी कठिन प्रक्रिया है। इसमें जिस तरह से अलैंगिक जनन में जीव अपने समान बना देता है, वैसा कुछ नहीं होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसके किसी जीव अथवा एक ही जीव जात के दो सदस्यों द्वारा उत्पन्न दो युग्मकों के संलयन से होता है। यानी जो लैंगिक जनन हो गए जटिल प्रक्रिया है, इसमें दो पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें दो पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है एक प्रकार देखा जाए अभिभावक भी कहते हैं, या कहा जाए दो जीवों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो जीव होंगे तो उसी जाति के जीव होंगे। जैसे शेर है तो शेर के ही जाति के जीव, जैसे शेरनी। नर मादा, इसको हटा दो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। नर मादा, एक पेरेंट्स ये हो गया, दूसरा पेरेंट्स ये हो गया। तो लैंगिक जनन में जो है दो पेरेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है। इन दो पेरेंट्स के युग्मक, जो एक इसके भी युग्मक और इसके युग्मक का संलयन होगा। जटिल प्रक्रिया है तो जो है संलयन होगा। ये नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, इनके जो युग्मक का क्या होगा? संलयन। संलयन होगा यानी मिलेंगे, और मिलने के बाद जब संलयन होगा तब उससे पहले होता है युग्मक। पहले युग्मक होता है, फिर इसके बाद जब संलयन हो जाता है तब बन जाता है युग्मनज।